हाय बच्चों, कैसे हो। आज हम आपके लिए नया वीडियो लेके आ रहे हैं 11वीं क्लास के लिए। जिन्होंने आपको ये चैनल, ये यूट्यूब चैनल का ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, हम लेसन नंबर 12 ऊष्मा गतिकी का टॉपिक फर्स्ट है, हम ले रहे हैं ऊष्मीय साम्य। ऊष्मीय साम्य या तापीय साम्य किसे कहते हैं। देखिए, यदि भिन्न भिन्न वस्तुएं जिनके ताप अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न वस्तुओं को जब एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो उच्च ताप वाली वस्तु से ऊष्मा निम्न ताप वाली वस्तु की ओर संचरण होती है। यह जब तक होती रहती है कि जब तक दोनों का ताप समान नहीं हो जाता। जब दोनों का ताप समान हो जाता है तो इसे हम कहते हैं ऊष्मीय साम्य या तापीय साम्य अवस्था कहते हैं। ठीक है, ये ऊष्मीय साम्य या तापीय साम्य अवस्था के बारे में है। उसके बाद में है ऊष्मा गतिकी का शून्यांकी नियम। ऊष्मा गतिकी का शून्यांकी नियम। शून्यांकी नियम क्या है? ऊष्मा गतिकी का शून्यांकी नियम। देखिए, ऊष्मा गतिकी का शून्यांकी नियम क्या है? यदि दो वस्तुएं किसी तीसरी वस्तु के साथ, यदि दो वस्तुएं किसी तीसरी वस्तु के साथ अलग अलग ऊष्मीय साम्य में हैं, ये मान लीजिए एक वस्तु क्या है A, एक वस्तु है B, ये हमने एक दूसरी वस्तु ले ली B, और एक वस्तु ली हमने C वस्तु। यदि दो अलग अलग वस्तुएं किसी तीसरी वस्तु के साथ ऊष्मीय साम्य में हैं तो ये दोनों वस्तुओं को जब आपस में पास लाते हैं तो ये भी क्या होती है? ऊष्मीय साम्य में होती है। इसे ऊष्मा गतिकी का शून्यांकी नियम कहते हैं। यदि दो वस्तुएं किसी तीसरी वस्तु के साथ अलग अलग ऊष्मीय साम्य में हैं, मानी ताप समान है, तापीय साम्य में है, तो ये दोनों वस्तुएं भी क्या होती हैं? ऊष्मीय साम्य में होती हैं। ठीक है, इसके लिए देखिए, मान लीजिए हमने एक क्या है, एक वस्तु A ली और दूसरी वस्तु क्या है B और C। तो A को हमने B और A को संपर्क कराया और A और C को संपर्क कराया और B और C के बीच में हमने ऊष्मा रोधी पदार्थ रख दिया जो ये दोनों आपस में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो सके। फिर हमने देखा थोड़ी देर बाद में A और C, अर्थात A बराबर से B हो जाएगा, दोनों का ताप समान हो जाएगा उस कंडीशन के लिए, और A बराबर से क्या हो जाती है? C हो जाती है। फिर हमने इन दोनों को, दोनों B और C को अलग अलग लेते हैं, तो B और C को जब संपर्क में अब हटाते हैं, उसके बाद में हम क्या करते हैं? A के बीच में तो हम ऊष्मारोधी पदार्थ लगा देते हैं और B और C के बीच में क्या है? B और C को संपर्क कराते हैं। किसको? B और C, B और C। तो उस कंडीशन में B से C में न तो ऊर्जा जाती है न तो उस, और C से B में भी ऊष्मा नहीं जाती है, अर्थात दोनों तापीय साम्य में होते हैं। इससे निष्कर्ष निकलता है कि दो वस्तुएं किसी तीसरी वस्तु के साथ ऊष्मीय साम्य में हैं तो वे दोनों वस्तुएं भी ऊष्मीय साम्य में होती हैं। इसे ऊष्मा गतिकी का शून्यांकी नियम कहते हैं। अर्थात A बराबर B और A बराबर C है, तब हमारे पास B बराबर से क्या रहेगा? C के बराबर होता है उस कंडीशन में। ठीक है, थैंक यू। देखिए, अब हम पढ़ा रहे हैं आपको ऊष्मीय गतिकी में कार्य। ऊष्मीय गतिकी में कार्य कैसे होता है उसके लिए हम देखिए, मान लीजिए हमने एक सिलेंडर लिया, ये मान लीजिए हमारे पास क्या है? एक सिलेंडर है। ठीक है, इस सिलेंडर के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मान लीजिए क्या है? A है। ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, वो कितना है? A। इस सिलेंडर में एक घर्षण रहित पिस्टन लगा हुआ है। ये क्या है? एक पिस्टन लगा हुआ है। पिस्टन से ऊपर नीचे आगे पीछे हम इसको खिसका सकते हैं। ठीक है ना? ये क्या लग रहा है? इस पर पिस्टन। ये मान लीजिए एक पिस्टन लग रहा है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है? A, कैपिटल A है। ठीक है,
जब हमने इस पर बाह्य दाब लगाया तो इसके क्षेत्रफल में, ये क्षेत्रफल होता है, ठीक है ना, इसमें कुछ भी गैस भरी हुई है जैसे मान लीजिए, तो हमारे पास जब इस पर हमने दाब लगाया तो दाब और क्षेत्रफल, दाब व क्षेत्रफल, तो हमारे पास क्या है, जो इस पर लगने वाला बल जो हम ज्ञात करेंगे, बल बराबर क्या होगा, दाब इंटू क्षेत्रफल, ठीक है। अर्थात माना हमने इस पर P दाब लगाया, कितना दाब लगाया इस पर P, और इसका क्षेत्रफल क्या है A, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो बल होगा F बराबर से P डॉट A के बराबर इस पर दाब लगेगा, सॉरी बल लगेगा। दाब क्या है P और क्षेत्रफल क्या है A, तो इस पर जो बल लगेगा इस पिस्टन पर वो क्या लग रहा है F, जो बल लग रहा है F, इस बल के कारण ये पिस्टन होता है वो मान लीजिए dx विस्थापित हो जाता है, हमने मान लीजिए डेल्टा x, ये क्या हो जाता है विस्थापित, और वो इस पॉइंट पर आ जाता है, ठीक है। जब इस पर दाब लगा तो ये इस पॉइंट से कहाँ हो गया, डेल्टा x क्या हो गया, वो विस्थापित हो गया। डेल्टा x विस्थापित होने पे जो किया गया कार्य, क्योंकि बल इंटू विस्थापन क्या होता है कार्य, तो किया गया कार्य क्या होगा, किया गया कार्य W, वो मान लीजिए अल्प विस्थापन हुआ है तो अल्प कार्य होगा, तो अल्प कार्य क्या है, मान लीजिए डेल्टा W बराबर से हमारे पास रहेगा बल और डॉट विस्थापन क्या है डेल्टा x, ये कार्य होगा। तो उस कंडीशन में अब हमने क्या है F का मान यहाँ से रखा, तो F का मान रखा, ये समीकरण नंबर, चलो इसको 1 दे दो, समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखते हैं तो हमारे पास डेल्टा W बराबर से हमारे पास F का मान क्या रखा P डॉट A, तो P डॉट A और डेल्टा x है, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A मानी क्षेत्रफल इंटू विस्थापन, ये होता है आयतन को व्यक्त करता है, अर्थात डेल्टा V बराबर से हमारे पास क्या रहेगा A डॉट डेल्टा x होता है। ये मान हम इसमें रखेंगे तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या आएगा, देखिए हमारे पास आएगा डेल्टा W बराबर से हमारे पास P और डॉट A डॉट डेल्टा x को क्या लिख सकते हैं डेल्टा V, हमारे पास ये डेल्टा V रह जाएगा। उस कंडीशन में ये अल्प कार्य है, यदि इसे हमें क्या है V1 से, जब ये क्या है P क्या है, इसके आयतन में परिवर्तन, डेल्टा V का मतलब है आयतन में क्या हो रहा है, डेल्टा V परिवर्तन हो रहा है। जब आयतन में परिवर्तन V1 से V2 तक करते हैं तब देखिए हमारे पास क्या रहेगा, तब हमारे पास रहेगा, तब इसका हम क्या कर देते हैं समाकलन डेल्टा W बराबर से P डॉट डेल्टा V। उस कंडीशन में हमारे पास देखिए, उस कंडीशन में ये कुल कार्य बराबर W बराबर समाकलन P डॉट डेल्टा V, ये क्या है लिमिट लगा दी V1 से V2 तक, कार्य कहां से हो रहा है V1 से V2 तक आयतन में परिवर्तन हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं D और डेल्टा को D से, ठीक है dV हो जाएगा। तो ये कार्य को प्रदर्शित करता है, ये क्या कर रहा है कार्य को प्रदर्शित। उस कंडीशन में माने जब आयतन में V1 से V2 तक परिवर्तन होता है तब किया गया कुल कार्य क्या रहेगा, W बराबर से V1 से V2 तक P डॉट dV से प्रदर्शित करेंगे। इसको आपको याद रखना है क्योंकि ये आगे काम आएगा, ठीक है। उसके बाद में आगे देखिए, बंद कर, हाँ देखिए ग्राफीय विधि द्वारा कार्य का परिकलन, ग्राफीय विधि द्वारा कार्य का परिकलन। देखिए ग्राफीय विधि द्वारा कार्य का परिकलन कैसे करेंगे, कार्य का परिकलन करना है तो ग्राफीय विधि द्वारा, देखिए ग्राफीय विधि द्वारा कार्य का परिकलन करने के लिए हमें
दाब और आयतन के मध्य ग्राफ खींचना पड़ता है पहले। ये मान लीजिए दाब है P और ये क्या है आयतन V। इसके मध्य यदि हम ग्राफ खींचते हैं, मान लीजिए हमारे पास किसी भी तरह का ग्राफ आता है, कैसा भी ग्राफ आए, मान लीजिए ऐसा ग्राफ हमारे पास प्राप्त होता है, ऐसा ग्राफ प्राप्त होता है, तो इसमें कार्य का परिकलन करने के लिए हम इस ग्राफ को छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित करते हैं। पहले सर्वप्रथम हम इसको छोटे छोटे अल्पांशों में, मान लीजिए इसका एक सिरा ये A और ये सिरा है B, इसको हमने ये आयतन पर क्या है हमने लंब डाला। अब इसको हमने क्या है छोटे छोटे अल्पांशों में ऐसे क्या है इसको विभाजित कर लिया। ऐसे छोटे छोटे क्या है अल्पांश, इन अल्पांशों में विभाजित करने के बाद में मान लीजिए ये अल्प विस्थापित कितना होता है, तो अल्प ये क्या है विस्थापन का मतलब है डेल्टा V, ये अल्प आयतन को प्रदर्शित कर रहा है, और इधर को ये क्या है दाब को प्रदर्शित करता है इस पे। ठीक है, तो दाब और आयतन के ये डेल्टा अल्प विस्थापित डेल्टा V, उस कंडीशन में ये अल्पांश कार्य करेगा। जैसे किसी अल्पांश के लिए हमने एक छोटा सा लिया C और D बिंदु, जो अल्पांश विस्थापन है उसके लिए हमारे पास जो कार्य होगा इसके द्वारा घेरा गया क्षेत्र का क्षेत्रफल से प्रदर्शित करता है। तो अल्पांश कार्य क्या है डेल्टा V डेल्टा W बराबर से P और डॉट डेल्टा DV से ये अल्पांश कार्य को प्रदर्शित करेगा उस कंडीशन के लिए। ठीक है, संपूर्ण ऐसे छोटे छोटे अल्पांशों में हम विभाजित करके संपूर्ण कार्य ज्ञात करते हैं, तो इन सभी का हम क्या करते हैं योग करते हैं। योग का मतलब है इसका समाकलन करेंगे। तो समाकलन करेंगे तो संपूर्ण कार्य के लिए हमारे पास समाकलन dw बराबर से हमारे पास एक लाइन लिख देता हूं, संपूर्ण कार्य है, संपूर्ण कार्य बराबर से समाकलन dw बराबर से हमारे पास समाकलन p डॉट dv। उस कंडीशन में ये हम लिख सकते हैं w बराबर से समाकलन p डॉट dv से प्रदर्शित करते हैं कार्य को। यह कार्य देखिए इस प्रकार इसके द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या है a b, ये मान लीजिए b डैश है। ठीक है, ये क्या है a डैश, तो a b b डैश a डैश और a के क्षेत्रफल के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल के बराबर होता है। अर्थात यह कार्य बराबर किसके होता है क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल माने क्षेत्र या का क्षेत्रफल, क्षेत्र a b b डैश a डैश और a का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के बराबर कार्य होता है। किसी भी वक्र द्वारा कार्य ज्ञात करने के लिए हमारे पास दाब और आयतन के मध्य पहले हम ग्राफ खींचेंगे, और उस ग्राफ के द्वारा जो कार्य प्राप्त होगा वो ग्राफ के द्वारा घेरे गए क्षेत्र के क्षेत्रफल के बराबर ये कार्य को प्रदर्शित करता है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कार्य। ठीक है, धन्यवाद। और हमारा चैनल और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। देखिए अब हमारे पास टॉपिक है ऊष्मागतिकी में कार्य की पथ पर निर्भरता क्या है। तो पथ पर कैसे निर्भर कर रहा है कार्य, उसको हम ज्ञात करते हैं। तो हमें क्या है दाब और आयतन के मध्य हम पहले ग्राफ खींचते हैं। ये दाब को प्रदर्शित कर रहा है और ये क्या व्यक्त कर रहा है आयतन को। ठीक है, इस दिशा में दाब और इस दिशा में आयतन। मान लीजिए अब हमारे पास कोई बिंदु A से प्रारंभ होता है और ऐसे जाके A से B जाता है, B से वो C पर जाता है और C से फिर हमें इस पर, वैसे तो हमारे पास ऐसा एक पथ है, तो हमारे C से फिर वो B डैश C से सॉरी C डैश। ठीक है, और इसको ये D है और ये हम मान लेते हैं D डैश है। ठीक है, अब हमें दो A से C तक हमें दो जो हमारे पास हैं दो प्रक्रम हैं, दो ऐसे एक प्रक्रम है कि हम इस रास्ते से होकर जा सकते हैं A से B और B से C, और एक हमें A से हम C तक जाने के लिए A से हमें D पर जाते हैं और D से C पर। तो एक पथ तो हमारे पास ये है और ये कौन सा पथ है सेकंड पथ। हम देखेंगे कार्य की पथ पर निर्भरता है या नहीं है। इसके लिए देखिए, क्योंकि
हमें प्रथम पद से जाते हैं, प्रथम पद से, फर्स्ट पद से जाने पर, फर्स्ट पद से जाने पर कार्य, वो माने मान लीजिए कार्य क्या है, उस कंडीशन में W1 है, W1 है तो ये कार्य है, फर्स्ट पद से हम जा रहे हैं A से B, B से C, तो उस कंडीशन में जो कार्य होगा जो इसके द्वारा गिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल के बराबर होगा, अर्थात कार्य W1 बराबर रहेगा हमारे पास क्षेत्र, जो क्षेत्र है, क्षेत्र क्या है A, B, C, C डैश, D डैश और A के क्षेत्रफल के बराबर, क्षेत्रफल, ठीक है, इसके बराबर कार्य होगा। ये समीकरण नंबर फर्स्ट है, ठीक है। दूसरे पद से जाते हैं तब कार्य देखते हैं, सेकंड पद से जाने पर कार्य, हमारे पास सेकंड पद कौन सा है, A, D और C, इस पद से जाते हैं C तक, तब कार्य कितना होगा, इसके द्वारा घेरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल के द्वारा, इसके बराबर होगा। तो हमारे पास W कार्य क्या रहेगा, W2, हमने माना W2 क्या रहेगा, क्षेत्र हमारे पास क्या है, क्षेत्र A, D, C, C डैश और D डैश और A का क्षेत्रफल के बराबर कार्य होगा, या का लिख लो इसको भी। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से जो कार्य को हमें क्या है, इसके क्षेत्रफल से व्यक्त कर रहे हैं, उस कंडीशन के लिए देखिए इसका क्षेत्रफल है A, B, C, C डैश, D डैश और A का क्षेत्रफल, और एक दूसरा कार्य कर रहा है तो इसका क्षेत्रफल क्या है, A, D, C, C डैश, D डैश और A का क्षेत्रफल से व्यक्त कर रहा है। तो इस कंडीशन में हम समीकरण 1 और 2 से कह सकते हैं कि दोनों पदों में क्योंकि क्षेत्रफल समान नहीं है, अर्थात समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं कि W1 नॉट इक्वल टू है W2, क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल समान नहीं है, इसका मतलब कार्य भी समान नहीं है। अर्थात ऊष्मागतिकी में कार्य पथ पर निर्भर करता है, ऊष्मागतिकी में कार्य पथ पर निर्भर करता है, ठीक है। एक तो ये टॉपिक है, ठीक है। अगला टॉपिक देखिए अब टॉपिक है चक्रीय प्रक्रम में कार्य। चक्रीय प्रक्रम में कार्य कैसे होता है, तो उसको जैसे हमने दाब और आयतन के मध्य अगर हम ग्राफ खींचते हैं, ये मान लीजिए दाब है और ये क्या है, आयतन। मान लीजिए एक प्रक्रम में हमें बिंदु ए से, मान लीजिए ऐसा प्रक्रम आता है हमारे पास, ए से जाता है सी पर, सी से कहाँ जाता है, ए से बी पर और बी से सी पर, फिर सी से वो इस दिशा में जाता है और सी से वो वापिस मान लीजिए डी पर और डी से वापिस ए पर आ जाता है। तो ऐसा चक्रीय प्रक्रम में अगर कार्य है तब हम उसका कार्य ज्ञात करते हैं। तो उस कंडीशन के लिए हमारे पास क्या होता है, हमने ए से हमने इस पर अभिलंब डाला और सी से भी हमने वी जो आयतनीय अक्ष है उस पर अभिलंब डाला। अब देखिए जो प्रथम प्रक्रम है ए सी और ए बी और सी, इस वक्र इस दिशा में जब जाता है तब कार्य क्या रहेगा हमारे पास से। तो चक्रीय प्रक्रम में कार्य क्या होता है, जब किसी ऊष्मागतिकी निकाय को विभिन्न अवस्थाओं से गुजारते हुए वापस प्रारंभिक अवस्था में लाया जाता है तो उस निकाय द्वारा किया गया कार्य चक्रीय प्रक्रम द्वारा किए गए कार्य के तुल्य होता है, या चक्रीय प्रक्रम द्वारा किया गया कार्य कहलाता है। उसके लिए देखिए हमारे पास क्या है कि ए बी और सी चक्कर द्वारा, ए बी सी वक्र द्वारा किया गया कार्य, वो कार्य हमारे पास मान लीजिए W1 है। तो ये कार्य इस वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्र के क्षेत्रफल के बराबर होगा। इसके द्वारा घेरे गए क्षेत्र के क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, क्षेत्र क्या है, क्षेत्र
ए बी सी, सी और ये मान लीजिए सी डैश है और ये मान लीजिए ए डैश है। तो हमारे पास सी डैश ए का क्षेत्रफल के द्वारा कार्य होगा। उसी प्रकार यदि फिर देखिए इसकी दिशा ए बी और सी की ओर है, यदि अब सी से कहा जाता है डी पर और डी से ए पर, तब कार्य क्या होगा, ये मान लीजिए समीकरण नंबर फर्स्ट है। तो हमारे पास देखिए जब वक्र मानिए हमारे पास जो है सी डी और ए वक्र द्वारा कार्य, ठीक है, तो कार्य हमारे पास उस कंडीशन में कार्य क्या है, W2 है। ये क्या है, इस वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्र के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ठीक है, कोई भी वक्र है उसके द्वारा जितना क्षेत्रफल घेरा हुआ है उसके बराबर उसके द्वारा कार्य किया गया है। तो उस कंडीशन के लिए तो हमारे पास क्षेत्र क्या रहेगा, हमारे पास देखिए सी डी ए डैश और सी डैश और सी का क्षेत्रफल ये देखिए इसकी दिशा है जो इस दिशा में है और इसकी दिशा इसके विपरीत है, तो इसको माइनस में ले सकते हैं। ठीक है ना, तो उस कंडीशन में कुल कार्य ज्ञात करेंगे। तो कुल कार्य W बराबर से हमारे पास W1 प्लस W2। तो ये W2 है जो किसका आ रहा है, क्योंकि इसकी दिशा क्या है, विपरीत, तो ये क्या आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, तो कुल कार्य अगर हम ज्ञात करते हैं तो हमारे पास कुल कार्य W बराबर से हम कह सकते हैं W1 और W2 का मान रखेंगे तो हमारे पास कुल कार्य क्या होगा, क्षेत्र ए बी सी डी और ए का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल के बराबर कुल कार्य को प्रदर्शित करता है। अर्थात यदि किसी निकाय को एक चक्रीय प्रक्रम द्वारा विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजारते हैं और वापस प्रारंभिक अवस्था में लाते हैं, तब उसके द्वारा किया गया कार्य उस प्रक्रम द्वारा घेरे गए क्षेत्र के क्षेत्रफल के तुल्य होता है। ठीक है, धन्यवाद। जिनको भी ये वीडियो पसंद आया हो वो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।